गोल्डन हॉल का राजा। वे सूर्यास्त, धीमी शाम और बढ़ती रात के बीच आगे बढ़ते रहे। जब वे आखिरकार रुके और उतरे तो आरागोर्न भी अकड़ गया था और थका हुआ था। गैंडाल्फ ने उन्हें केवल कुछ घंटों का आराम दिया। लेगोलस और गिमली सो गए और आरागोर्न अपनी पीठ के बल लेट गया, लेकिन गैंडाल्फ खड़ा था, अपनी छड़ी पर झुककर, अंधेरे में पूर्व और पश्चिम की ओर देख रहा था। सब कुछ शांत था और जीवित चीज का कोई संकेत या आवाज नहीं थी। रात लंबे बादलों से घिरी हुई थी, ठंडी हवा में उड़ते हुए। जब वे फिर से उठे, ठंडी चांदनी के नीचे वे एक बार फिर दिन की रोशनी की तरह तेजी से आगे बढ़े। घंटों बीत गए और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। गिमली ने सिर हिलाया और अपनी सीट से गिर जाता अगर गैंडाल्फ ने उसे पकड़कर हिलाया न होता। हसुफेल और एरोड, थके हुए लेकिन गर्वित, अपने अथक नेता का अनुसरण करते रहे। उनके आगे एक धूसर छाया मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मील बीत गए। बढ़ता हुआ चांद बादलों से घिरे पश्चिम में डूब गया। हवा में एक कड़ाके की ठंडक छा गई। धीरे धीरे पूर्व में अंधेरा ठंडा होकर धूसर हो गया। लाल रोशनी की किरणें उनके बाईं ओर दूर एमिन मुइल की काली दीवारों के ऊपर से उछलीं। भोर साफ और उज्ज्वल हुई। एक हवा उनके रास्ते में बह गई, जो झुकी हुई घासों के बीच से गुजर रही थी। अचानक शैडोफैक्स स्थिर हो गया और हिनहिनाया। गैंडाल्फ ने आगे की ओर इशारा किया। देखो, वह चिल्लाया, और उन्होंने अपनी थकी हुई आंखें ऊपर उठाईं। उनके सामने दक्षिण के पहाड़ खड़े थे, सफेद सिरे वाले और काले रंग की धारियां। घास के मैदान उनके पैरों के पास की पहाड़ियों से टकराते हुए बहते थे और कई घाटियों में बहते थे जो अभी भी धुंधली और अंधेरी थीं, भोर की रोशनी से अछूती थीं, बड़े पहाड़ों के दिल में अपना रास्ता बनाती हुई। यात्रियों के ठीक सामने इन घाटियों में से सबसे चौड़ी पहाड़ियों के बीच एक लंबी खाई की तरह खुल गई। दूर अंदर की ओर उन्होंने एक ऊंची चोटी के साथ एक ढहते हुए पहाड़ को देखा। घाटी के मुहाने पर एक अकेला पहाड़ प्ररी की तरह खड़ा था। उसके पैरों के पास चांदी के धागे की तरह घाटी से निकलने वाली धारा बह रही थी। उसके माथे पर उन्होंने अभी भी दूर उगते सूरज की एक चमक, सोने की एक झलक देखी। बोलो, लेगोलास, गैंडाल्फ ने कहा, हमें बताओ कि तुम हमारे सामने क्या देख रहे हो। लेगोलास ने आगे की ओर देखा, अपनी आंखों को नए उगते सूरज की सीधी किरणों से बचाते हुए। मुझे एक सफेद धारा दिखाई दे रही है जो बर्फ से नीचे आ रही है, उसने कहा। जहां ये घाटी की छाया से निकलती है, वहां एक हरी पहाड़ी उगती है पूर्व की ओर। एक बांध और शक्तिशाली दीवार और कांटेदार बाड़ इसे घेरे हुए हैं। भीतर घरों की छतें उभरी हुई हैं, और बीच में, एक हरे रंग की छत पर, पुरुषों का एक बड़ा हॉल खड़ा है। और मेरी आंखों को ऐसा लगता है कि यह सोने से बना हुआ है। इसकी रोशनी दूर दूर तक देश में चमकती है। इसके दरवाजों के खंभे भी सुनहरे हैं। वहां चमकीले कवच पहने हुए लोग खड़े हैं, लेकिन प्रांगण के भीतर बाकी सब अभी भी सो रहे हैं। एडोरस उन अदालतों को कहा जाता है, गैंडाल्फ ने कहा, और मैडसल वह सुनहरा हॉल है। वहां थेंगल का बेटा थ्योडेन रहता है, जो रोहन के मार्ग का राजा है। हम सुबह होते ही आ गए हैं। अब हमारे सामने सड़क साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हमें और अधिक सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है, और रोहिरिम, घोड़े के स्वामी, सोते नहीं हैं, भले ही दूर से ऐसा लगे। कोई हथियार न निकालें, कोई घमंडी शब्द न बोलें। मैं आप सभी को सलाह देता हूँ, जब तक कि हम थ्योडेन की सीट के सामने न आ जाएं। सुबह का समय साफ और चमकीला था, और पक्षी चहचहा रहे थे। तभी यात्री नदी के पास पहुंचे। नदी तेजी से मैदान में उतरी और पहाड़ियों के पैरों के पार एक चौड़े मोड़ में उनके रास्ते से मुड़ गई, जो दूर स्थित एंटवाश नदी को अपने ईख से भरे बिस्तरों में पानी देने के लिए पूर्व की ओर बह रही थी। जमीन हरी थी, गीली घास के मैदानों में और नदी के घास के किनारों पर कई विलो के पेड़ उगे हुए थे। इस दक्षिणी भूमि में वे पहले से ही अपनी उंगलियों पर लाल हो रहे थे। वसंत के आगमन को महसूस कर रहे थे। नदी के ऊपर घोड़ों के चलने से बहुत अधिक कुचले गए निचले किनारों के बीच एक घाट था। यात्री आगे बढ़े और एक चौड़ी, उबड़-खाबड़ पगडंडी पर पहुंचे जो ऊपर की ओर जाती थी। दीवार वाली पहाड़ी के नीचे रास्ता कई टीलों की छाया में था, जो ऊंचे और हरे थे।
उनके पश्चिमी किनारों पर घास बर्फ की तरह सफेद थी, वहां छोटे छोटे फूल उगे हुए थे जैसे घास के बीच अनगिनत सितारे हों। देखो, गैंडाल्फ ने कहा, घास में चमकीली आंखें कितनी सुंदर हैं। उन्हें इस मानव भूमि में सिंबलमिनल कहा जाता है, क्योंकि वे वर्ष के सभी मौसमों में खिलते हैं, और जहां मृत लोग आराम करते हैं, वहां उगते हैं। देखो, हम उस बड़े टीले पर आ गए हैं जहां थ्योडेन के पिता सोते हैं। बाईं ओर 7 टीले हैं, और दाईं ओर 9, आरागोर्न ने कहा। जब से यह स्वर्ण हॉल बना है, तब से कई लोगों की लंबी आयु हो गई है। लेगोलास ने कहा, तब से अब तक मेरे घर के मिर्कवुड में 500 बार लाल पत्तियां गिर चुकी हैं, और हमें लगता है कि यह बहुत कम समय के लिए है। लेकिन मार्क के सवारों को ऐसा लगता है कि यह बहुत पहले की बात है। अरागोर्न ने कहा कि इस घर का निर्माण केवल गीतों की एक स्मृति है, और वर्षों पहले के लोग समय की धुंध में खो गए हैं। अब वे इस भूमि को अपना घर, अपना कहते हैं, और उनकी भाषा उनके उत्तरी रिश्तेदारों से अलग हो गई है। फिर उसने धीमी भाषा में धीरे से जप करना शुरू किया, जो एल्फ और बॉने के लिए अज्ञात थी, फिर भी उन्होंने सुना, क्योंकि इसमें एक मजबूत संगीत था। मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह रोहिरिम की भाषा है, लेगोलस ने कहा, क्योंकि यह इस भूमि के समान ही है, कुछ भाग में समृद्ध और लहरदार और कुछ भाग में पहाड़ों की तरह कठोर और कठोर। लेकिन मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि इसका क्या अर्थ है, सिवाय इसके कि यह नश्वर मनुष्यों के दुख से भरा हुआ है। आम बोलचाल में यह इस प्रकार है, अरागोर्न ने कहा, जितना संभव हो सका मैं इसे समझा सका। अब घोड़ा और सवार कहाँ है? वह सींग जो बज रहा था, कहाँ है? पतवार और हॉबर्क कहाँ है, और चमकीले बाल कहाँ हैं? वीणा पर हाथ कहाँ है, और लाल अग्नि कहाँ है? वसंत और फसल और लंबा मक्का कहाँ उग रहा है? वे पहाड़ पर वर्षा की तरह, घास के मैदान में हवा की तरह गुजर गए हैं, दिन पश्चिम में पहाड़ियों के पीछे छाया में डूब गए हैं। कौन जलती हुई सूखी लकड़ी का धुआं इकट्ठा करेगा, या समुद्र से बहते हुए वर्षों को लौटते हुए देखेगा? रोहन में बहुत पहले एक भूले बिसरे कवि ने कहा था, याद करते हुए कि योरल द यंग कितना लंबा और सुंदर था, जो उत्तर से नीचे आया था, और उसके घोड़े, फेलारफ, घोड़ों के पिता के पैरों पर पंख थे। इसलिए लोग आज भी शाम को गाते हैं। इन शब्दों के साथ यात्री खामोश टीलों से गुजरे। पहाड़ियों की हरी भरी पहाड़ियों पर घुमावदार रास्ते से चलते हुए वे आखिरकार चौड़ी हवा से उड़ती दीवारों और एडोरस के दरवाजों तक पहुंच गए। वहां चमकीले कवच पहने कई लोग बैठे थे, जो तुरंत उठ खड़े हुए और भालों से रास्ता रोक दिया। रुको, यहाँ अनजान अजनबी, वे रिदरमाक की भाषा में चिल्लाए, अजनबियों के नाम और काम पूछते हुए। उनकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन थोड़ी सी मित्रता थी, और वे गंडाल्फ को अंधकार से देखते रहे। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझता हूँ, उसने उसी भाषा में उत्तर दिया, परंतु बहुत कम अजनबी लोग ऐसा समझ पाते हैं। फिर आप आम भाषा में क्यों नहीं बोलते, जैसे कि, यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं, तो क्या पश्चिम में ये प्रथा है? ये थ्योडेन राजा की इच्छा है कि कोई भी उसके द्वार में प्रवेश न करे, सिवाय उन लोगों के जो हमारी भाषा जानते हैं और हमारे मित्र हैं, एक रक्षक ने उत्तर दिया। युद्ध के दिनों में हमारे अपने लोगों और आने वाले लोगों के अलावा किसी का यहाँ स्वागत नहीं है। गोंडा की भूमि में मुंडबर्ग से तुम कौन हो जो मैदान पर इस तरह से अजीबोगरीब कपड़े पहनकर, हमारे अपने घोड़ों की तरह घोड़ों पर सवार होकर बेपरवाह होकर आए हो? हम यहाँ लंबे समय से पहरा दे रहे हैं, और हमने तुम्हें दूर से देखा है। हमने कभी भी इतने अजीब सवार नहीं देखे, न ही किसी घोड़े को इतना घमंडी देखा है, जितना कि तुम्हें ढोने वाले इन घोड़ों में से एक है। वह मीरास में से एक है, जब तक कि हमारी आंखें किसी जादू से धोखा न खा जाएं। बताओ, क्या तुम कोई जादूगर नहीं हो, सरुमन का कोई जासूस या उसकी कला के भूत नहीं हो? अभी बोलो और जल्दी करो। हम कोई भूत नहीं हैं, आरागोर्न ने कहा, और नहीं आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। वास्तव में ये आपके अपने घोड़े हैं जिन पर हम सवारी करते हैं, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे लगता है। लेकिन शायद ही कभी चोर अस्तबल में घर की सवारी करता है। यहाँ हसुफेल और एरोड हैं, जिन्हें मार्क के तीसरे मार्शल जोमा ने हमें 2 दिन पहले ही उधार दिया था। हम उन्हें अब वापस लाते हैं,
जैसा कि हमने उससे वादा किया था। क्या जोमेर फिर लौट आया और हमें आने की चेतावनी दी? पहरेदार की आंखों में परेशानी भरी नजर आई। उसने जवाब दिया, जोमा के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है, तो निस्संदेह थ्योडेन ने इसके बारे में सुना होगा। हो सकता है कि तुम्हारा आना पूरी तरह से अप्रत्याशित न रहा हो। अभी 2 रात पहले ही वर्मटंग हमारे पास आया था और उसने कहा था कि थ्योडेन की इच्छा से कोई भी अजनबी इन दरवाजों से नहीं गुजर सकता। वर्मटंग, गैंडाल्फ ने गार्ड की ओर तेजी से देखते हुए कहा, और कुछ मत कहो, मेरा काम वर्मटंग के लिए नहीं, बल्कि मार्क के भगवान के लिए है। मैं जल्दी में हूँ। क्या तुम जाकर या भेजकर यह नहीं बताओगे कि हम आ गए हैं? उसकी गहरी भौहों के नीचे उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उस आदमी पर अपनी नजरें गड़ा दी। हाँ, मैं जाऊंगा, उसने धीरे से उत्तर दिया। लेकिन मैं किन नामों की रिपोर्ट करूं? और मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? तुम अब बूढ़े और थके हुए लगते हो, और फिर भी तुम नीचे से गिरे हुए और कठोर हो, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, तुम देखो और बोलो, जादूगर ने कहा। क्योंकि मैं गैंडाल्फ हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। और देखो, मैं भी एक घोड़ा वापस लाया हूँ। यह शैडोफैक्स द ग्रेट है, जिसे कोई दूसरा हाथ वश में नहीं कर सकता। और यहाँ मेरे बगल में एराथॉर्न का बेटा अरागोन है, राजाओं का उत्तराधिकारी, और वह मुंडबर्ग जा रहा है। यहाँ भी लेगोलास द एल्फ और गिमली द ड्वार्फ हैं, हमारे साथी। अब जाओ और अपने मालिक से कहो कि हम उनके द्वार पर हैं और अगर वो हमें अपने हॉल में आने की अनुमति दे तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। तुम वाकई अजीब नाम बता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे कहे अनुसार उन्हें रिपोर्ट करूंगा और अपने मालिक की इच्छा जानूंगा, गार्ड ने कहा। यहाँ थोड़ी देर रुको, और मैं तुम्हें वही उत्तर दूंगा जो उसे अच्छा लगे। मत करो, बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। ये काले दिन हैं। वह तेजी से चला गया, अजनबियों को अपने साथियों की निगरानी में छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह वापस लौटा। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। थोजोडेन तुम्हें अंदर आने की इजाज़त देता है, लेकिन तुम्हारे पास जो भी हथियार है, चाहे वह सिर्फ एक डंडा ही क्यों न हो, तुम्हें उसे दहलीज पर ही छोड़ना होगा। दरवाजे के दरबान उसे संभाल कर रखेंगे। अंधेरे दरवाजे खुल गए। यात्री अपने मार्गदर्शक के पीछे कतार में चलते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्हें एक चौड़ा रास्ता मिला, जो तराशे हुए पत्थरों से बना था, जो कभी ऊपर की ओर घुमावदार था, कभी अच्छी तरह से बिछाई गई सीढ़ियों की छोटी सी उड़ानों में चढ़ रहा था। लकड़ी से बने कई घर और कई अंधेरे दरवाजे पार किए। रास्ते के किनारे एक पत्थर की नाली में साफ पानी की एक धारा बह रही थी, जो चमक रही थी और कल-कल कर रही थी। आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। एक हरे रंग की छत के ऊपर एक ऊंचा मंच था, जिसके नीचे एक पत्थर से एक चमकदार झरना बह रहा था जो घोड़े के सिर की आकृति में खुदा हुआ था। नीचे एक चौड़ा बेसिन था जिसमें से पानी गिरता था और गिरती हुई धारा को भरता था। हरे रंग की छत पर पत्थर की एक सीढ़ी थी, जो ऊंची और चौड़ी थी, और सबसे ऊपरी सीढ़ी के दोनों ओर पत्थर से बने समुद्र थे। वहां दूसरे पहरेदार बैठे थे, जिनके घुटनों पर खींची हुई तलवारें थीं। उनके सुनहरे बाल कंधों पर लटके हुए थे, उनकी हरी ढालों पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, उनकी लंबी जुल्फें चमक रही थीं, और जब वे ऊपर उठती थीं तो वे नश्वर मनुष्यों से भी अधिक प्रतीत होती थीं। आपके सामने दरवाजे हैं, गाइड ने कहा। मुझे अब गेट पर अपने कर्तव्य पर लौटना होगा। अलविदा, और मार्क के भगवान आप पर कृपा करें। वह मुड़ा और तेजी से सड़क से नीचे चला गया। बाकी लोग लंबे चौकीदारों की निगाहों के सामने लंबी सीढ़ियां चढ़ गए। वे अब चुपचाप ऊपर खड़े थे और एक शब्द भी नहीं बोले, जब तक कि गैंडाल्फ सीढ़ियों के शीर्ष पर पक्की छत पर नहीं उतर गया। फिर अचानक स्पष्ट आवाज में उन्होंने अपनी भाषा में एक विनम्र अभिवादन किया। दूर दूर से जयकारे, उन्होंने कहा, और उन्होंने शांति के प्रतीक के रूप में यात्रियों की ओर अपनी तलवारों की मूठें घुमा दी। सूरज की रोशनी में हरे रंग के रत्न चमक उठे। फिर एक पहरेदार आगे बढ़ा और आम भाषा में बोला, मैं थ्योडेन का द्वारपाल हूँ, उसने कहा। मेरा नाम HBMA है। यहाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रवेश करने से पहले अपने हथियार नीचे रख दो।
फिर लेगोलस ने उसके हाथ में अपना चांदी का चाकू, तरकश और धनुष थमा दिया। उसने कहा, इन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि ये स्वर्ण वन से आए हैं और लोथलुरियन की महिला ने इन्हें मुझे दिया है। आदमी की आंखों में आश्चर्य छा गया और उसने जल्दी से हथियार रख दिए। दीवार से सटा हुआ, मानो उसे उन्हें छूने में डर लग रहा हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं छुएगा, उसने कहा। आरागोर्न कुछ देर तक हिचकिचाता हुआ खड़ा रहा। उसने कहा, यह मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपनी तलवार एक तरफ रख दूं या एंड्रिल को किसी दूसरे आदमी के हाथ में सौंप दूं। ये थियोडेन की इच्छा है, एचबीमा ने कहा। मेरे लिए ये स्पष्ट नहीं है कि थेंगल के पुत्र थियोडेन की इच्छा, भले ही वह मार्क का स्वामी हो, अलेंडल के गोंडोर के उत्तराधिकारी, एराटोन के पुत्र अरागोर्न की इच्छा पर हावी होनी चाहिए। ये थियोडेन का घर है, आरागोर्न का नहीं, भले ही वो डेनेथोर की गद्दी पर गोंडोर का राजा होता, हब्मा ने कहा, तेजी से दरवाजों के सामने कदम रखते हुए और रास्ता रोकते हुए। उसकी तलवार अब उसके हाथ में थी और उसकी नोक अजनबियों की ओर थी। ये बेकार की बात है, गैंडाल्फ ने कहा। थियोडेन की मांग बेकार है, लेकिन मना करना बेकार है। राजा अपने घर में अपनी मर्जी से काम करता है, चाहे वह मूर्खता हो या समझदारी। सच में, आरागोर्न ने कहा, और मैं घर के मालिक के कहने पर वैसा ही करूंगा, चाहे ये केवल एक लकड़हारे की खाट ही क्यों न हो। अगर मेरे पास एंड्रिल के अलावा कोई और तलवार होती, इसका नाम चाहे जो भी हो, हब्मा ने कहा, अगर आप एडोरस के सभी लोगों के खिलाफ अकेले नहीं लड़ना चाहते, तो आपको इसे यहीं रखना चाहिए। अकेले नहीं, गिमली ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को उंगलियों से सहलाते हुए कहा, और गार्ड की ओर अंधेरे से देखते हुए, मानो वह कोई छोटा पेड़ हो जिसे गिमली गिराना चाहता हो। अकेले नहीं, आओ आओ, गैंडाल्फ ने कहा, हम सब यहाँ दोस्त हैं। यह होने चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ते हैं, तो मोडोर की हंसी ही हमारा एकमात्र इनाम होगी। मेरा काम जरूरी है, कम से कम मेरी तलवार तो यहाँ है, अच्छे आदमी HBMA। इसे अच्छी तरह से रखो। इसे ग्लैमड्रिंग कहा जाता है, क्योंकि एल्वेस ने इसे बहुत पहले बनाया था। अब मुझे जाने दो, आओ, आरागोर्न। धीरे धीरे आरागोर्न ने अपनी बेल्ट खोली और खुद अपनी तलवार को दीवार के सामने सीधा खड़ा कर दिया। मैंने इसे यहाँ रखा है, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे न छुओ, न ही किसी और को इस पर हाथ डालने दो। इस एल्विश हीथ में वह ब्लेड रहता है जो टूट गया था और फिर से बना है। टेल्चर ने इसे समय की गहराई में पहली बार बनाया था। अलेंडल के वारिस को छोड़कर जो भी अलेंडल की तलवार खींचेगा, उसकी मौत हो जाएगी। गार्ड पीछे हट गया और अरागोर्न को आश्चर्य से देखने लगा। ऐसा लगता है कि तुम भूले हुए दिनों से गीत के पंखों पर सवार होकर आए हो, उसने कहा। जैसा तुम आदेश दोगे, वैसा ही होगा, प्रभु। ठीक है, गिमली ने कहा, अगर इसके साथ एंड्रिल भी है, तो मेरी कुल्हाड़ी तुम भी बिना शर्म के यहीं रहो, और उसने उसे फर्श पर रख दिया। अब, अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार है, तो चलो हम तुम्हारे मालिक से बात करते हैं। गार्ड अभी भी हिचकिचा रहा था। आपका डंडा, उसने गैंडाल्फ से कहा। मुझे माफ करें, लेकिन उसे भी दरवाजे पर छोड़ना होगा। मूर्खता, गैंडाल्फ ने कहा। विवेक एक बात है, लेकिन अशिष्टता दूसरी बात है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैं चलते समय अपनी छड़ी का सहारा नहीं ले सकता, तो मैं यहाँ बाहर बैठूंगा, जब तक कि थियोडेन को लंगड़ाते हुए मुझसे बात करने के लिए बाहर आने की इच्छा न हो। अरागोर्न हंसा। हर आदमी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम एक बूढ़े आदमी को उसके सहारे से अलग करोगे? आओ, क्या तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे? जादूगर के हाथ में मौजूद छड़ी उम्र के हिसाब से एक सहारा से ज्यादा हो सकती है, HBMA ने कहा। उसने उस राख की छड़ी को ध्यान से देखा जिस पर गैंडाल्फ झुका हुआ था। फिर भी संदेह में एक योग्य व्यक्ति अपनी बुद्धि पर भरोसा करेगा। मेरा मानना है कि आप दोस्त और सम्मान के योग्य लोग हैं, जिनका कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। आप अंदर जा सकते हैं। पहरेदारों ने अब दरवाजों की भारी सलाखें उठाईं और उन्हें धीरे धीरे अंदर की ओर घुमाया और उनके बड़े बड़े कब्जों पर बड़बड़ाते हुए कहा। यात्री अंदर घुसे।
पहाड़ी पर साफ हवा के बाद अंदर अंधेरा और गर्मी लग रही थी। हॉल लंबा और चौड़ा था और छाया और आधी रोशनी से भरा हुआ था। विशाल खंभे इसकी ऊंची छत को थामे हुए थे, लेकिन यहाँ वहाँ पूर्वी खिड़कियों से चमकीली धूप की किरणें गहरी छत के नीचे चमक रही थीं। छत में लगे लॉवर से धुएं के पतले गुच्छों के ऊपर आसमान पीला और नीला दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे उनकी आंखें बदली, यात्रियों ने देखा कि फर्श पर कई रंगों के पत्थर बिछे हुए थे। उनके पैरों के नीचे शाखाएं और अजीबोगरीब उपकरण आपस में जुड़े हुए थे। अब उन्होंने देखा कि खंभों पर बहुत बढ़िया नक्काशी की गई थी, जो सोने और आधे अधूरे रंगों से चमक रहे थे। दीवारों पर कई बुने हुए कपड़े लटके हुए थे और उनकी चौड़ी जगहों पर प्राचीन किंवदंतियों की आकृतियां मार्च कर रही थीं, कुछ सालों से धुंधली, कुछ छाया में काली पड़ रही थीं। लेकिन एक आकृति पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, एक सफेद घोड़े पर सवार एक युवक। वो एक बड़ा सींग बजा रहा था और उसके पीले बाल हवा में उड़ रहे थे। घोड़े का सिर उठा हुआ था और उसके नथुने चौड़े और लाल थे, जैसे वह हिनहिना रहा हो, युद्ध की गंध सूंघ रहा हो। दूर से झागदार पानी, हरा और सफेद, बहता हुआ उसके घुटनों के पास आ गया। देखो यूरल द यंग, आरागोर्न ने कहा। इस तरह वह उत्तर से निकलकर सेलिब्रेंट के मैदान की लड़ाई में चला गया। अब चारों साथी आगे बढ़े, हॉल के बीच में लंबे चूल्हे पर जलती हुई साफ लकड़ी की आग के पास से। फिर वे रुक गए। घर के दूर के छोर पर, चूल्हे के पार और उत्तर की ओर दरवाजे की ओर, 3 सीढ़ियों वाला एक मंच था और मंच के बीच में एक बड़ा सोने का पानी चढ़ा हुआ था। कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जो उम्र के कारण इतना झुका हुआ था कि वो लगभग बौना लग रहा था, लेकिन उसके सफ़ेद बाल लंबे और घने थे और उसके माथे पर बने पतले सुनहरे घेरे के नीचे से बड़ी बड़ी चोटियों में लटक रहे थे। उसके माथे के बीच में एक सफ़ेद हीरा चमक रहा था। उसकी दाढ़ी उसके घुटनों पर बर्फ की तरह जमी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी एक तेज रोशनी से जल रही थीं, जो अजनबियों को देखते हुए चमक रही थी। उसकी कुर्सी के पीछे एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला खड़ी थी। सीढ़ियों पर उसके पैरों के पास एक आदमी की झुर्रीदार आकृति बैठी थी, जिसका चेहरा पीला और आंखें भारी थीं। वहाँ सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर नहीं हिला। आखिरकार गैंडाल्फ बोला, जय हो, थेंगल के बेटे थ्योडेन। मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि देखो, तूफान आ रहा है और अब सभी दोस्तों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक छोटी काली छड़ी पर भारी झुकाव के साथ, जिसका हैंडल सफ़ेद हड्डी का बना था। और अब अजनबियों ने देखा कि हालांकि वह झुका हुआ था, वह अभी भी लंबा था और युवावस्था में वास्तव में ऊंचा और गर्वित रहा होगा। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, उसने कहा, और शायद आप स्वागत की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन सच कहूँ तो मास्टर गैंडाल्फ, यहाँ आपका स्वागत संदिग्ध है। आप हमेशा दुख के संदेशवाहक रहे हैं। मुसीबतें कौवों की तरह आपका पीछा करती हैं और अक्सर बदतर होती जाती हैं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। जब मैंने सुना कि शैडोफैक्स सवार के बिना वापस आ गया है, तो मैं घोड़े की वापसी पर खुश हुआ, लेकिन सवार की कमी पर और भी अधिक। और जब जोमा ने ये समाचार दिया कि आप आखिरकार अपने लंबे घर चले गए हैं, तो मैंने शोक नहीं किया। लेकिन दूर से आई खबर कभी कभी सच्ची होती है। यहाँ आप फिर से आ गए हैं, और आपके साथ पहले से भी बदतर बुराइयां आई हैं, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। मुझे आपका स्वागत क्यों करना चाहिए, गैंडाल्फ स्टॉर्मक्रो? मुझे ये बताओ। धीरे धीरे वो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आप सही कह रहे हैं, प्रभु, मंच की सीढ़ियों पर बैठे पीले आदमी ने कहा। अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं जब ये कड़वी खबर आई थी कि आपका बेटा थ्योड्रेड पश्चिमी माचेस में मारा गया। आपका दाहिना हाथ, मार्क का दूसरा मार्शल। जोमेर में बहुत कम भरोसा है। अगर उसे शासन करने दिया जाता, तो आपकी दीवारों की रखवाली करने के लिए बहुत कम लोग बचते। और अभी भी हम गोंडोर से सीखते हैं कि डार्क लॉर्ड पूर्व में हलचल मचा रहा है। यही वह समय है जिसमें ये भटकने वाला वापस लौटना चुनता है। हमें वास्तव में आपका स्वागत क्यों करना चाहिए, मास्टर स्टॉर्मक्रो? मैं आपको नाम देता हूँ, बुरी खबर, और बुरी खबर एक बुरा मेहमान है, वे कहते हैं।
वह गंभीर रूप से हंसा जैसे ही उसने एक पल के लिए अपनी भारी पलकें उठाईं और अजनबियों को काली आंखों से देखा। मेरे मित्र वर्मटंग, तुम बुद्धिमान माने जाते हो और निस्संदेह अपने स्वामी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो, गैंडाल्फ ने नर्म स्वर में उत्तर दिया। फिर भी दो तरह से एक आदमी बुरी खबर लेकर आ सकता है। वह दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, या वह ऐसा हो सकता है जो अच्छाई को अकेला छोड़ देता है और केवल जरूरत के समय मदद करने के लिए आता है। ऐसा ही है, वर्मटंग ने कहा, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी है। हड्डियां बीनने वाले, दूसरों के दुखों में दखल देने वाले, युद्ध से मोटे होने वाले सड़ांध वाले पक्षी। तूने कभी क्या सहायता की है, स्टॉर्मक्रो? और अब तू क्या सहायता लेकर आया है? यह पिछली बार जब आप यहाँ थे तो आपने हमसे सहायता मांगी थी। तब मेरे स्वामी ने आपको आदेश दिया कि आप जो भी घोड़ा चाहें उसे चुन लें और चले जाएं, और सभी को आश्चर्य हुआ कि आपने अपनी धृष्टता में शैडोफैक्स को पकड़ लिया। मेरे स्वामी को बहुत दुख हुआ, फिर भी कुछ लोगों को लगा कि आपको भूमि से जल्दी निकालने की कीमत बहुत अधिक नहीं थी। मुझे लगता है कि यह एक बार फिर से वही होने की संभावना है। आप सहायता देने के बजाय सहायता मांगेंगे। क्या आप आदमी लाते हैं? क्या आप घोड़े, तलवारें, भाले लाते हैं? मैं इसे सहायता कहूँगा, यही हमारी वर्तमान आवश्यकता है। लेकिन ये कौन है जो आपकी पूंछ के पीछे चल रहे हैं? भूरे रंग के 3 फटेहाल घुमक्कड़, और आप स्वयं चारों में से सबसे भिखारी जैसे हैं। थेंगेल के बेटे थियोडेन, हाल ही में आपके हॉल की शिष्टता कुछ कम हो गई है, गैंडाल्फ ने कहा। क्या आपके द्वार से आए दूत ने मेरे साथियों के नाम नहीं बताए हैं? रोहन के किसी भी राजा को शायद ही कभी ऐसे 3 नाम मिले हों। मेहमान, उन्होंने आपके दरवाजे पर ऐसे हथियार रखे हैं जो कई नश्वर मनुष्यों, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए भी उपयुक्त हैं। उनके वस्त्र भूरे रंग के हैं, क्योंकि उन्हें कल्पित बौने पहनाते हैं, और इस तरह वे बड़े खतरों की छाया से गुजरकर आपके हॉल तक पहुँचे हैं। तो ये सच है, जैसा कि जोमा ने बताया, कि आप गोल्डन वुड की जादूगरनी के साथ गठबंधन में हैं। वर्मटंग ने कहा, इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, द्विमोडीन में हमेशा धोखे के जाल बुने जाते थे। गिमली एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि गैंडाल्फ ने उसके कंधे को पकड़ लिया है, और वह रुक गया, पत्थर की तरह अकड़कर खड़ा हो गया। द्विमोडीन में, लुरियन में, कभी कभार ही पुरुषों के पैर चले हैं। कुछ ही नश्वर आंखों ने प्रकाश देखा है। वह सदैव वहाँ, लंबे समय तक और उज्ज्वल रूप से विद्यमान रहता है। गैलाड्रिल, तेरे कुएं का पानी साफ है। आपके सफेद हाथ में सितारा सफेद है। अखंडित, अछूता है पत्ता और जमीन द्विमोडीन में, लुरियन में, नश्वर मनुष्यों के विचारों से भी अधिक उचित। इस प्रकार गैंडाल्फ ने धीरे से गाया, और फिर अचानक वो बदल गया। अपने फटे हुए लबादे को एक तरफ फेंकते हुए वह खड़ा हो गया और अब अपने डंडे पर झुक नहीं रहा, और वह एक स्पष्ट ठंडी आवाज में बोला। बुद्धिमान केवल वही बोलते हैं जो वे जानते हैं, गब्लमड के बेटे ग्रनमा। तुम एक मूर्ख कीड़ा बन गए हो, इसलिए चुप रहो और अपने आप को संभालो। अपनी कांटेदार जीभ को अपने दांतों के पीछे छिपा लो। मैं आग और मौत से नहीं गुजरा हूं कि बिजली गिरने तक किसी सेवक के साथ टेढ़ी मेरी बातें करूं। उसने अपनी छड़ी उठाई, गड़गड़ाहट की आवाज आई, पूर्वी खिड़कियों से सूरज की रोशनी गायब हो गई, पूरा हॉल अचानक रात की तरह अंधेरा हो गया। आग उदास अंगारों में बदल गई। केवल गैंडाल्फ दिखाई दे रहा था, जो काली हो चुकी चूल्हे के सामने सफेद और लंबा खड़ा था। अंधेरे में उन्हें वर्मटंग की आवाज सुनाई दी, क्या मैंने आपको सलाह नहीं दी थी, प्रभु, कि आप उसकी लाठी को मना करें? उस मूर्ख हब्मा ने हमें धोखा दिया है। एक चमक हुई मानो छत पर बिजली गिर गई हो, फिर सब शांत हो गया। वर्मटंग अपने चेहरे पर फैल गया। अब थेंगल के बेटे थियोडेन, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? गैंडाल्फ ने कहा, क्या तुम मदद मांग रहे हो? उसने अपनी छड़ी उठाई और एक ऊंची खिड़की की ओर इशारा किया। वहां अंधेरा साफ होता दिख रहा था, और खुलने वाली खिड़की से ऊपर और दूर चमकते हुए आसमान का एक टुकड़ा देखा जा सकता था। सब कुछ अंधकार में नहीं है। हिम्मत रखो, माँ के भगवान,
इससे बेहतर मदद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो लोग निराश हैं, उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। फिर भी मैं सलाह दे सकता हूँ और शब्द जो मैं तुमसे कह सकता हूँ, क्या तुम उन्हें सुनोगे? वे सभी कानों के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें अपने दरवाजों से पहले बाहर आने और बाहर देखने के लिए कहता हूँ। बहुत लंबे समय से तुम छाया में बैठे हो और मुड़ी हुई कहानियों और कुटिल संकेतों पर भरोसा करते हो। धीरे धीरे थ्योडेन अपनी कुर्सी से उठ गया। हॉल में फिर से एक हल्की रोशनी फैल गई। महिला राजा की बांह थामे हुए उसके पास पहुंची और लड़खड़ाते कदमों से बूढ़ा आदमी मंच से नीचे उतरा और हॉल में धीरे धीरे चलने लगा। वर्मटंग फर्श पर लेटा रहा। वे दरवाजे पर आए और गैंडाल्फ ने दस्तक दी। खोलो, वह चिल्लाया। माक का भगवान बाहर आता है। दरवाजे खुले और तेज हवा सीटी बजाती हुई अंदर आई। पहाड़ी पर तेज हवा चल रही थी। अपने पहरेदारों को सीढ़ियों के नीचे भेज दो, गैंडाल्फ ने कहा। और तुम, महिला, उसे कुछ देर मेरे पास छोड़ दो। मैं उसकी देखभाल करूंगा, बूढ़े राजा ने कहा। जाओ, जोविन बहन बेटी, डरने का समय आ गया है। अतीत। महिला मुड़ी और धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरी, उसने मुड़कर पीछे देखा। उसकी नज़र गंभीर और विचारपूर्ण थी, क्योंकि वह अपनी आंखों में ठंडी दया के साथ राजा को देख रही थी। उसका चेहरा बहुत गोरा था और उसके लंबे बाल सोने की नदी की तरह थे। चांदी से लदे अपने सफ़ेद लबादे में वह दुबली और लंबी थी, लेकिन वह मजबूत और स्टील की तरह सख्त लग रही थी। राजाओं की बेटी। इस प्रकार आरागोर्न ने पहली बार दिन के उजाले में जोविन, रोहन की महिला को देखा और उसे गोरा गोरा और ठंडा, पीले वसंत की सुबह की तरह सोचा जो अभी तक स्त्रीत्व में नहीं आई है। और अब वह अचानक उसके बारे में जान गई। राजाओं का लंबा वारिस, कई सर्दियों के बाद बुद्धिमान, ग्रे लबादा। एक शक्ति को छिपाते हुए जिसे उसने अभी भी महसूस किया था। एक पल के लिए वह पत्थर की तरह स्थिर खड़ी रही, फिर तेजी से मुड़कर वह चली गई। अब प्रभु, गैंडाल्फ ने कहा, अपनी जमीन पर नजर रखो। फिर से आजाद हवा में सांस लो। ऊंची छत के ऊपर बने बरामदे से वे नदी के उस पार रोहन के हरे भरे खेतों को दूर दूर तक धूसर होते हुए देख सकते थे। हवा से उड़ती बारिश के पर्दे नीचे झुक रहे थे। ऊपर और पश्चिम की ओर का आसमान अभी भी गरज के साथ अंधेरा था और दूर दूर तक छिपी पहाड़ियों की चोटियों के बीच बिजली चमक रही थी। लेकिन हवा उत्तर की ओर मुड़ गई थी और पहले से ही पूर्व से आया तूफान पीछे हट रहा था, दक्षिण की ओर समुद्र की ओर बढ़ रहा था। अचानक उनके पीछे बादलों के बीच से सूरज की एक किरण नीचे की ओर आई। गिरती हुई बारिश चांदी की तरह चमक रही थी और दूर दूर तक नदी एक झिलमिलाते हुए कांच की तरह चमक रही थी। यहाँ इतना अंधेरा नहीं है, थ्योडेन ने कहा। नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। और नहीं उम्र आपके कंधों पर इतना भारी बोझ है जितना कुछ लोग आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अपना सहारा एक तरफ रख दो। राजा के हाथ से काली छड़ी पत्थरों पर गिर पड़ी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति किसी नीरस काम में लंबे समय तक झुके रहने से अकड़ गया हो। अब वह लंबा और सीधा खड़ा था और उसकी आंखें नीली थीं जब वो खुले आसमान की ओर देख रहा था। हाल ही में मेरे सपने अंधकार में हो गए हैं, उसने कहा, लेकिन मैं एक नए जागृत व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले आ जाते, गैंडाल्फ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम बहुत देर से आए हो, केवल मेरे घर के अंतिम दिन देखने के लिए। अब बहुत समय नहीं रह गया है जब यूरल के बेटे ब्रेगो ने जो ऊंचा हॉल बनाया था, वह खड़ा रहेगा। आग ऊंची सीट को भस्म कर देगी। क्या किया जाना चाहिए? बहुत कुछ, गैंडाल्फ ने कहा, लेकिन पहले जोमेर को बुलाओ। क्या मैं सही अनुमान नहीं लगा रहा कि तुमने उसे ग्रिनमा की सलाह से उस व्यक्ति के लिए बंदी बना रखा है, जो सब कुछ छोड़कर आप वर्मटन का नाम बताए? ये सच है, थ्योडेन ने कहा। उसने मेरे आदेशों के खिलाफ विद्रोह किया था और मेरे हॉल में ग्रैंडमा को मौत की धमकी दी थी। एक आदमी तुमसे प्यार कर सकता है और फिर भी वर्मटन या उसके सलाहकारों से प्यार नहीं कर सकता है, गैंडाल्फ ने कहा। ऐसा हो सकता है। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। हब्मा को मेरे पास बुलाओ।
चूंकि वह द्वारपाल के रूप में अविश्वसनीय साबित हुआ है, इसलिए उसे एक काम काज करने वाला बना दो। दोषी को न्याय के कटघरे में लाना होगा, थ्योडेन ने कहा, और उसकी आवाज़ गंभीर थी। फिर भी उसने गैंडाल्फ को देखा और मुस्कुराया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, चिंता की कई रेखाएं दूर हो गईं और वापस नहीं आईं। जब एचबीमा को बुलाया गया और वह चला गया, तो गैंडाल्फ थ्योडेन को ले गया। वह पत्थर की सीट पर बैठा और फिर सबसे ऊपरी सीढ़ी पर राजा के सामने बैठ गया। अरागोर्न और उसके साथी पास ही खड़े थे। अभी समय नहीं है कि मैं वह सब बता सकूं जो तुम्हें सुनना चाहिए, गैंडाल्फ ने कहा। फिर भी अगर मेरी उम्मीदें टूट न जाएं, तो जल्द ही एक समय आएगा जब मैं पूरी तरह से बोल सकूंगा। देखो, तुम एक ऐसे खतरे में पड़ गए हो जो वर्मटन की बुद्धि से भी बड़ा है, जो तुम्हारे सपनों में बुन सकता है। लेकिन देखो, अब तुम सपने नहीं देखोगे, आप जीवित रहें। गोंडोर और रोहन अकेले नहीं हैं। दुश्मन हमारी समझ से परे ताकतवर है, फिर भी हमारे पास एक उम्मीद है जिसका अंदाजा उसने नहीं लगाया है। अब गैंडाल्फ ने जल्दी से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी और गुप्त थी, और राजा के अलावा किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब भी वह बोल रहा था, थ्योडेन की आंखों में रोशनी और भी तेज हो गई, और आखिर में वह अपनी सीट से उठकर अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया, और गैंडाल्फ उसके बगल में था, और दोनों ने मिलकर ऊंची जगह से पूर्व की ओर देखा। वास्तव में गैंडाल्फ ने अब ऊंची आवाज में, उत्सुक और स्पष्ट रूप से कहा, वही हमारी आशा है, जहां हमारा सबसे बड़ा डर है। कयामत अभी भी एक धागे पर लटकी हुई है, फिर भी उम्मीद अभी भी है, अगर हम थोड़ी देर के लिए अजेय रह सकें। अब बाकी लोगों ने भी अपनी नज़रें पूर्व की ओर घुमा लीं। दूर दूर तक फैली जमीन के किनारों पर वे नज़रें गड़ाए हुए थे, और उम्मीद और डर उनके विचारों को अभी भी बनाए हुए थे, अंधेरे पहाड़ों के पार छाया की भूमि पर। अब अंगूठी वाहक कहाँ था? वह धागा वाकई कितना पतला था जिस पर वह लटका हुआ था। कयामत अभी भी लटकी हुई थी। लेगोलस को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी दूरदर्शी आंखों पर जोर डाला कि उसे एक सफ़ेद चमक दिखाई दी। दूर शायद सूरज एक पर टिमटिमा रहा था, टॉवर ऑफ गार्ड के शिखर पर। और अभी भी आगे, अंतहीन दूरस्थ और फिर भी एक मौजूदा खतरा, आग की एक छोटी सी जीभ थी। धीरे धीरे थ्योडेन फिर से बैठ गया, मानो थकावट अभी भी गैंडाल्फ की इच्छा के विरुद्ध उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। उसने मुड़कर अपने बड़े घर की ओर देखा। हाय, उसने कहा कि ये बुरे दिन मेरे हैं, और मेरे बुढ़ापे में उस शांति के बदले में आएंगे जो मैंने अर्जित की है। बहादुर बोरोमीर के लिए हाय। युवा मर जाते हैं और बूढ़े मुरझाते हुए रह जाते हैं। उसने अपने घुटनों को अपने झुर्रियों वाले हाथों से पकड़ लिया। गैंडाल्फ ने कहा, यदि आपकी उंगलियां तलवार की मूठ पकड़ लेंगी तो उन्हें अपनी पुरानी ताकत बेहतर याद रहेगी। थ्योडेन ने उठकर अपना हाथ अपनी कमर पर रखा, लेकिन उसकी कमर पर तलवार नहीं लटकी थी। ग्रैंडमा ने इसे कहाँ छिपा रखा है? उसने धीरे से कहा, इसे ले लो, प्यारे मालिक। एक स्पष्ट आवाज ने कहा, ये हमेशा आपकी सेवा में है। दो आदमी धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर आए और अब ऊपर से कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। जोमा वहां था। उसके सिर पर कोई हेलमेट नहीं था, उसकी छाती पर कोई कवच नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक खींची हुई तलवार थी, और जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा, उसने अपने मालिक को मूठ दी। ये कैसे हुआ? थियोडर ने सख्ती से कहा। वह जोमेर की ओर मुड़ा और लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। अब वह गर्व से और सीधा खड़ा था। वह बूढ़ा आदमी कहाँ था जिसे उन्होंने अपनी कुर्सी पर या अपनी छड़ी पर झुके हुए छोड़ दिया था? यह मेरा काम है, प्रभु, हब्मा ने कांपते हुए कहा। मैं समझ गया था कि जोमा को रिहा किया जाना था। मेरे दिल में इतनी खुशी थी कि शायद मैंने गलती की हो। फिर भी, चूंकि वह फिर से आज़ाद हो गया था और वह मार्क का मार्शल था, इसलिए उसने मुझे आदेश दिया और उसकी तलवार ले आया। जोमेर ने कहा, मैं आपके चरणों में लेटने के लिए आया हूँ, मेरे स्वामी। कुछ देर के लिए थियोडेन चुपचाप खड़ा रहा और जोमेर को देखता रहा, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। दोनों में से कोई भी हिला नहीं। क्या तुम तलवार नहीं ले जाओगे? गंडाल्फ ने कहा। धीरे धीरे थियोडेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
जैसे ही उसकी उंगलियों ने मूठ पकड़ी, देखने वालों को लगा कि उसकी पतली भुजा में दृढ़ता और शक्ति लौट आई है। अचानक उसने ब्लेड उठाया और उसे हवा में चमकते हुए और सीटी बजाते हुए घुमाया। फिर उसने जोर से चिल्लाया। जब वो मंत्रोच्चार कर रहा था तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहन की जीभ से निकला हथियारों का आह्वान। अब उठो, उठो, थ्योडेन के सवारों। भयंकर कर्म जाग रहे हैं, पूर्व दिशा में अंधकार है। घोड़े की लगाम लगाओ, हॉर्न बजाओ। आगे योलगस। पहरेदारों ने सोचा कि उन्हें बुलाया गया है, इसलिए वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। वे अपने स्वामी को आश्चर्य से देखने लगे और फिर एक होकर अपनी तलवारें खींचकर उनके पैरों पर रख दी। उन्होंने कहा, हमें आज्ञा दीजिए। वेस्टो थ्योडेन HBL। जोमा चिल्लाया, आपको अपने घर लौटते हुए देखना हमारे लिए खुशी की बात है। गैंडाल्फ, अब कभी यह नहीं कहा जाएगा कि आप केवल दुख लेकर आए हैं। अपनी तलवार वापस ले लो, जोमेर, बहन बेटा। राजा ने कहा, जाओ, हब्मा, और मेरी तलवार खोजो। ग्रैंडमा के पास वह है, उसे भी मेरे पास लाओ। अब गैंडाल्फ, तुमने कहा कि अगर मैं सुनूं तो तुम्हारे पास सलाह देने के लिए कुछ है। तुम्हारी सलाह क्या है? तुमने खुद ही इसे ले लिया है, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। कुटिल दिमाग वाले व्यक्ति के बजाय जोमा पर भरोसा करना, पश्चाताप और भय को दूर करना, हाथ में जो काम है उसे करना। हर आदमी जो सवारी कर सकता है उसे तुरंत पश्चिम भेज देना चाहिए, जैसा कि जोमा ने तुम्हें सलाह दी थी। हमें पहले सरुमन के खतरे को नष्ट करना चाहिए, जबकि हमारे पास समय है। अगर हम असफल होते हैं तो हम गिर जाएंगे। अगर हम सफल होते हैं तो हम अगले कार्य का सामना करेंगे। इस बीच तुम्हारे लोग जो बचे हैं, महिलाएं और बच्चे और बूढ़े, उन शरण स्थलों में रहना चाहिए जो तुमने पहाड़ों में बनाए हैं। क्या वे इस तरह के बुरे दिन के लिए तैयार नहीं थे? उन्हें भोजन लेने दो, लेकिन देरी मत करो और न ही खुद को बड़े या छोटे खजाने से बोझिल करो। यह उनका जीवन है जो दांव पर लगा है। ये सलाह मुझे अब ठीक लगती है, थ्योडेन ने कहा। मेरे सभी लोग तैयार हो जाएं। लेकिन तुम मेरे मेहमान हो। तुमने सच कहा, गैंडाल्फ, कि मेरे हॉल की शिष्टता कम हो गई है। तुम रात भर घूमते रहे और सुबह ढलती चली गई। तुम्हें न तो नींद मिली न ही खाना। एक गेस्ट हाउस तैयार किया जाएगा, जब तुम खाना खा लोगे तो वहीं सो जाओगे। नहीं प्रभु, आरागोर्न ने कहा। थके हुए लोगों के लिए अभी भी कोई आराम नहीं है। रोहन के लोगों को आज आगे बढ़ना चाहिए और हम उनके साथ कुल्हाड़ी, तलवार और धनुष लेकर चलेंगे। हमने उन्हें आपकी दीवार के सामने आराम करने के लिए नहीं लाया, माप के प्रभु। और मैंने जोमा से वादा किया था कि मेरी और उसकी तलवार एक साथ खींची जाएगी। अब सचमुच जीत की आशा है। जोमेर ने कहा। आशा है, हाँ, गैंडाल्फ ने कहा, लेकिन इसे नगाड़ मजबूत है और अन्य खतरे हमेशा करीब आते हैं। देर मत करो थ्योडेन, जब हम चले जाएं, अपने लोगों का नेतृत्व करो। जल्दी से पहाड़ियों में डनहेरों के गढ़ में जाओ। नहीं गैंडाल्फ, राजा ने कहा, तुम्हें उपचार में अपना कौशल नहीं पता है। ऐसा नहीं होगा। मैं खुद युद्ध में जाऊंगा, मोर्चे पर गिरने के लिए। युद्ध की, अगर यह होना ही है। इस तरह मैं बेहतर सो पाऊंगा। अरागोर्न ने कहा, तब रोहन की हार भी गौरवशाली गीत बन जाएगी। पास खड़े हथियारबंद लोग चिल्लाते हुए अपने हथियार लहरा रहे थे, माक का भगवान आगे आएगा। आगे आओ फोरलिंगस। लेकिन आपके लोगों को निहत्थे और चरवाहे विहीन नहीं होना चाहिए, गैंडाल्फ ने कहा। आपकी जगह कौन उनका मार्गदर्शन करेगा और उन पर शासन करेगा? मैं जाने से पहले इस बारे में सोच लूंगा, थ्योडेन ने उत्तर दिया। मेरा सलाहकार आ रहा है। उसी समय हब्मा फिर से हॉल से आया। उसके पीछे दो अन्य लोगों के बीच में दबे हुए ग्रैंडमा द वर्मटंग आया। उसका चेहरा बहुत सफेद था। सूरज की रोशनी में उसकी आंखें झपक रही थीं। हब्मा ने घुटने टेके और थ्योडेन को सोने से जड़े और हरे रत्नों से जड़े म्यान में एक लंबी तलवार भेंट की। यहाँ, प्रभु, हेरुग्रिम है, आपकी प्राचीन तलवार, उसने कहा। यह उसकी छाती में पाया गया था। लोथ, क्या उसे चाबियां सौंपनी थीं? और भी बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य के पास हैं।
चुप होना, तुम झूठ बोल रहे हो, वर्मटंग ने कहा। और ये तलवार तुम्हारे मालिक ने खुद मुझे सौंपी है, और अब वह आपसे फिर से यही मांग रहा है, थ्योडेन ने कहा। क्या ये बात आपको नापसंद है? बिल्कुल नहीं, प्रभु, वर्मटंग ने कहा। मैं आपकी और आपके परिवार की यथासंभव देखभाल करता हूँ, लेकिन खुद को थकाएं नहीं या अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा जोर न डालें। दूसरों को इन परेशान करने वाले मेहमानों से निपटने दें। आपका मांस बोर्ड पर रखा जाने वाला है। क्या आप इसमें नहीं जाएंगे? मैं करूंगा, थ्योडेन ने कहा। और मेरे मेहमानों के लिए भोजन मेरे बगल में बोर्ड पर रखा जाए। मेजबान आज सवारी कर रहा है। दूतों को भेजो, उन्हें आसपास रहने वाले सभी लोगों को बुलाओ। हर आदमी और हथियार उठाने में सक्षम मजबूत लड़का, जिनके पास घोड़े हैं, वे दोपहर से दूसरे घंटे पहले गेट पर काठी में तैयार हो जाएं। प्रिय प्रभु, वर्मटंग ने चिल्लाते हुए कहा, ये वैसा ही हुआ जैसा मुझे डर था। इस जादूगर ने आपको मोहित कर लिया है। क्या आपके पूर्वजों के स्वर्णिम भवन और आपके सभी खजाने की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है? माक के प्रभु की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर यह जादू है, थ्योडेन ने कहा, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी फुसफुसाहट से ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी जोंक की कला ने तो मुझे बहुत पहले ही जानवरों की तरह चारों पैरों पर चलने पर मजबूर कर दिया होता। नहीं, कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी नहीं। ग्रैंडमा भी सवार होगी। जाओ, तुम्हारे पास अपनी तलवार से जंग साफ करने के लिए अभी समय है। दया करो, प्रभु, वर्मटंग ने जमीन पर गिरते हुए कहा। अपनी सेवा में थके हुए व्यक्ति पर दया करो। मुझे अपने पास से मत भेजो। मैं कम से कम उसे तो भेजूंगा जब सब चले गए हों, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अपनी वफादार दादी को मत भेजना। तुम पर मेरी दया है, थ्योडेन ने कहा, और मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं भेज रहा हूँ। मैं खुद अपने आदमियों के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ आने और अपना विश्वास साबित करने के लिए कहता हूँ। वर्मटंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शिकारी जानवर की तरह भाव था जो अपने दुश्मनों के घेरे में कोई जगह ढूंढ रहा था। उसने अपनी लंबी पीली जीभ से अपने होंठ चाटे। एओरल के घराने के एक स्वामी से इस तरह के संकल्प की उम्मीद की जा सकती है, भले ही वह बूढ़ा हो, उसने कहा। लेकिन जो लोग उससे सच्चा प्यार करते हैं, वे उसके बुढ़ापे को बख्श देंगे। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत देर से आया हूँ। दूसरे लोग, जिन्हें मेरे स्वामी की मृत्यु से शायद कम दुख होगा, उन्हें पहले ही मना चुके हैं। अगर मैं उनके काम को रद्द नहीं कर सकता, तो कम से कम मेरी बात तो सुनिए, स्वामी। जो आपके मन को जानता हो और आपकी आज्ञाओं का सम्मान करता हो, उसे एडोरस में छोड़ देना चाहिए। एक वफादार प्रबंधक नियुक्त करें। अपने सलाहकार ग्रैंडमा को आपके लौटने तक सब कुछ संभालने दें और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इसे देख सके, हालांकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे आशाजनक नहीं मानेगा। जोमा हंसा। और अगर ये दलील तुम्हें युद्ध से मुक्त नहीं करती, महान वर्मटंग, उसने कहा, तो तुम कौन सा कम सम्मान का काम स्वीकार करोगे? पहाड़ों में अनाज की एक बोरी ले जाना अगर कोई तुम्हें ये काम सौंपना चाहे। नहीं, जोमा, तुम मास्टर वर्मटन के मन को पूरी तरह से नहीं समझते, गैंडाल्फ ने उस पर अपनी तीखी नज़र घुमाते हुए कहा। वह साहसी और चालाक है। अब भी वह खतरों से खेल खेलता है और जीतता है। मेरे कीमती समय के कई घंटे उसने पहले ही बर्बाद कर दिए हैं। नीचे सांप, उसने अचानक एक भयानक आवाज में कहा। अपने पेट के बल लेट जाओ। सरुमन ने तुम्हें कब खरीदा है? वादा किया गया मूल्य क्या था? जब सभी पुरुष मर गए, तो तुम्हें खजाने में से अपना हिस्सा चुनना था और अपनी मनचाही महिला को ले जाना था। बहुत लंबे समय से तुम उसे अपनी पलकों के नीचे देखते रहे हो और उसके कदमों को परेशान करते रहे हो। जोमा ने अपनी तलवार थाम ली। ये तो मैं पहले से ही जानता था, वह बुदबुदाया। इसी कारण से मैं उसे पहले ही मार डालता और के कानून को भूल जाता। लेकिन इसके और भी कारण हैं। वह आगे बढ़ा, लेकिन गैंडाल्फ ने उसे अपने हाथ से रोक लिया। जैन अब सुरक्षित है, उसने कहा। लेकिन तुम, वर्मटंग, तुमने अपने सच्चे स्वामी के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, किया है।
कम से कम कुछ इनाम तो तुमने कमाया है। फिर भी सरुमन अपने सौदों को अनदेखा करने के लिए प्रवृत्त है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जल्दी से जाओ और उसे याद दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारी वफादार सेवा को भूल जाए। तुम झूठ बोल रहे हो, वर्मटंग ने कहा। ये शब्द तुम्हारे होठों से बहुत बार और सहजता से निकलता है, गैंडाल्फ ने कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो, थ्योडेन, यहाँ एक सांप है। सुरक्षित रूप से तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, न ही तुम इसे पीछे छोड़ सकते हो। इसे मारना न्यायसंगत होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। एक बार यह एक आदमी था और उसने अपनी शैली में तुम्हारी सेवा की। उसे एक घोड़ा दो और उसे तुरंत जाने दो, जहां वह जाना चाहे। उसकी पसंद के अनुसार तुम उसका न्याय करोगे। क्या तुम ये सुन रहे हो, वर्मटंग? थ्योडन ने कहा, ये तुम्हारा चुनाव है। मेरे साथ युद्ध में चलो, और युद्ध में हम देखेंगे कि तुम सच्चे हो या नहीं, या अब जाओ जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन फिर, अगर हम कभी फिर से मिलते हैं, तो मैं दया नहीं करूंगा। धीरे धीरे वर्मटंग उठ खड़ा हुआ। उसने आधी बंद आंखों से उन्हें देखा। सबसे आखिर में उसने थ्योडेन के चेहरे को देखा और अपना मुंह खोला जैसे कि बोलने के लिए। फिर अचानक उसने खुद को ऊपर खींच लिया। उसके हाथ काम करने लगे। उसकी आंखें चमक उठीं। उनमें इतनी दुर्भावना थी कि लोग उससे दूर हट गए। उसने अपने दांत दिखाए और फिर एक फुफकारती सांस के साथ उसने राजा के पैरों के सामने थूका और एक तरफ भागकर सीढ़ियों से नीचे भाग गया। उसके पीछे थ्योडेन ने कहा, देखो कि वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसे चोट ना पहुंचाओ या उसके साथ कोई बाधा न डालो। अगर वह चाहे तो उसे एक घोड़ा दे दो, और यदि कोई उसे सहन करेगा, जोमेर ने कहा। एक पहरेदार सीढ़ी से नीचे भागा। दूसरा छत के नीचे कुएं पर गया और अपनी टोपी में पानी भरा। इससे उसने वो पत्थर धोए जिन्हें वर्मटंग ने अपवित्र कर दिया था। अब मेरे मेहमान, आओ, थ्योडेन ने कहा। आओ और जल्दी से जल्दी जलपान करो। वे वापस बड़े घर में चले गए। उन्हें नीचे शहर में दूतों की चीखें और युद्ध के सींगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। क्योंकि राजा को शहर के लोगों और आसपास रहने वालों के हथियार बंद होकर इकट्ठा होते ही आगे बढ़ना था। राजा के मंच पर जोमा और 4 मेहमान बैठे थे, और वहां भी महिला जोविन राजा की सेवा कर रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी खाया और पिया। जब थ्योडेन ने सरुमन के बारे में गैंडाल्फ से सवाल किया, तो बाकी लोग चुप थे। उसका विश्वासघात कितना पुराना है, कौन अनुमान लगा सकता है? गैंडाल्फ ने कहा, वो हमेशा बुरा नहीं था। एक समय मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि वो रोहन का दोस्त था, और जब उसका दिल ठंडा हो गया, तब भी उसने तुम्हें उपयोगी पाया। लेकिन अब वह लंबे समय से दोस्ती का मुखौटा पहनकर तुम्हारे विनाश की साजिश रच रहा है, जब तक कि वह तैयार नहीं हो गया। उन वर्षों में वर्मटन का काम आसान था, और तुमने जो कुछ भी किया वह इसेनेगाड में तुरंत पता चल जाता था, क्योंकि तुम्हारी भूमि खुली थी, और अजनबी आते थे और वर्मटन की फुसफुसाहट हमेशा तुम्हारे कानों में रहती थी, तुम्हारे विचारों को जहर देती थी, तुम्हारे दिल को ठंडा कर देती थी, तुम्हारे अंगों को कमजोर कर देती थी, जबकि दूसरे लोग देखते रहते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा उसके हाथ में थी। लेकिन जब मैं भाग गया और तुम्हें चेतावनी दी, तो मुखौटा फट गया उन लोगों के लिए जो देखना चाहते थे। उसके बाद वर्मटंग ने खतरनाक तरीके से खेला, हमेशा तुम्हें विलंबित करने की कोशिश की, ताकि तुम्हारी पूरी ताकत इकट्ठा न हो सके। वह चालाक था, लोगों की सावधानी को कम करना या उनके डर को बढ़ाना, जैसा कि अवसर की मांग करता था। क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने कितनी उत्सुकता से आग्रह किया था कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए? उत्तर की ओर जंगली हंस का पीछा, जबकि तत्काल खतरा पश्चिम की ओर था। उसने आपको जोमा को हमलावर ओर्क्स का पीछा करने से मना करने के लिए राजी किया। अगर जोमा ने आपके मुंह से बोलने वाली वर्मटन की आवाज की अवहेलना नहीं की होती, तो उन ओर्क्स ने अब तक इसेनेगाड पहुंच चुके हैं, और उनके पास एक बहुत बड़ा इनाम है। बेशक वह इनाम नहीं जो सरुमन को सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम मेरी कंपनी के 2 सदस्य, एक गुप्त आशा के भागीदार,
जिसके बारे में मैं अभी भी आपसे खुलकर बात नहीं कर सकता, प्रभु। क्या आप सोच सकते हैं कि वे अब क्या भुगत रहे होंगे, या सलोमन ने अब तक हमारे विनाश के लिए क्या सीखा होगा? मैं जोमा का बहुत आभारी हूँ, थियोडेन ने कहा। वफादार दिल की जुबान भी आगे बढ़ सकती है। ये भी कहो, गैंडाल्फ ने कहा, कि तेरी आंखों के सामने सत्य एक विकृत चेहरा धारण कर सकता है। वास्तव में मेरी आंखें लगभग अंधी हो गई थीं, थियोडेन ने कहा। सबसे ज्यादा मैं आपका आभारी हूँ, मेरे मेहमान। एक बार फिर आप समय पर आए हैं। मैं आपको जाने से पहले एक उपहार देना चाहता हूँ, जो आप खुद चुनेंगे। आपको बस इतना बताना है कि मेरा क्या है। अब मेरे पास सिर्फ मेरी तलवार है। मैं समय पर आया या नहीं, यह अभी देखा जाना बाकी है, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन आपके उपहार के लिए, प्रभु, मैं वह चुनूंगा जो मेरी जरूरत के हिसाब से हो, तेज और पक्का। मुझे शैडोफैक्स दे दो। उसे पहले सिर्फ उधार दिया गया था, अगर हम इसे उधार कह सकते हैं। लेकिन अब उसे बहुत जोखिम में डालूंगा, चांदी को काले के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं किसी ऐसी चीज को जोखिम में नहीं डालूंगा जो मेरी अपनी न हो। और हमारे बीच पहले से ही प्यार का बंधन है। तुमने सही चुना, थियोडेन ने कहा, और मैं उसे अब खुशी से देता हूँ। फिर भी यह एक महान उपहार है। शैडोफैक्स जैसा कोई नहीं है। उसमें पुराने समय के शक्तिशाली घोड़ों में से एक वापस आ गया है। ऐसा कोई फिर से वापस नहीं आएगा। और तुम मेरे अन्य मेहमानों को मैं ऐसी चीजें भेंट करूंगा जो मेरे शस्त्रागार में मिल सकती हैं। तलवारों की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन चालाकी से बनाए गए हेलमेट और कवच हैं, गोंडोर से मेरे पिता के लिए उपहार। जाने से पहले इनमें से चुन लो, और उम्मीद है कि ये तुम्हारे काम आएंगे। अब लोग राजा के खजाने से युद्ध के कपड़े लेकर आए और उन्होंने अरागोर्न और लेगोलास को चमकदार कवच पहनाया। उन्होंने हेलमेट भी चुने और गोल ढाले। उनके सिरों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और हरे, लाल और सफेद रंग के रत्न जड़े हुए थे। गैंडाल्फ ने कोई कवच नहीं लिया और गिमली को अंगूठियों के कोट की जरूरत नहीं थी, भले ही उसके कद से मेल खाने वाला कोई मिल भी जाता, क्योंकि एडोरस के खजाने में उत्तर में पहाड़ के नीचे गड़ी गई उसकी छोटी सी वर्दी से बेहतर कोई हौबर्क नहीं था। लेकिन उसने लोहे और चमड़े की एक टोपी चुनी जो उसके गोल सिर पर अच्छी तरह से फिट बैठती थी, और उसने एक छोटी ढाल भी ली। इस पर दौड़ता हुआ घोड़ा बना हुआ था, जो हरे रंग पर सफेद था, जो योरल के घराने का प्रतीक था। ये तुम्हें स्वस्थ रखे, थियोडेन ने कहा। यह मेरे लिए थेंगल के दिनों में बनाया गया था, जब मैं अभी भी एक बालक था। गिमली ने सिर झुकाया। माक के स्वामी, मुझे आपके उपकरण को सहन करने पर गर्व है, उसने कहा। वास्तव में मैं घोड़े को सहन करने से पहले घोड़े द्वारा सहन किया जाना पसंद करूंगा। मुझे अपने पैर अधिक प्रिय हैं। लेकिन शायद मैं अभी भी उस स्थिति में आ जाऊंगा जहां मैं खड़ा होकर लड़ सकूंगा। ये भी हो सकता है, थियोडेन ने कहा। राजा अब उठ खड़ा हुआ और तुरंत जोविन शराब लेकर आगे आई। फर्थू थियोडेन HBL, उसने कहा। अब ये प्याला लो और खुशी के पलों में पियो। आते जाते समय तुम स्वस्थ रहो। थियोडेन ने प्याले से पानी पिया और फिर उसने मेहमानों को परोस दिया। जब वह आरागोर्न के सामने खड़ी हुई तो अचानक रुकी और उसे देखा, और उसकी आंखें चमक रही थीं। और उसने उसके सुंदर चेहरे को देखा और मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने प्याला लिया, उसका हाथ उसके हाथ से टकराया, और वह जानता था कि वह स्पर्श से कांप रही थी। आराटोन के बेटे आरागोर्न की जय हो, उसने कहा। रोहन की महिला की जय हो, उसने उत्तर दिया, लेकिन अब उसका चेहरा परेशान था और वो मुस्कुराया नहीं। जब सब लोग पी चुके, तो राजा हॉल से नीचे दरवाजे पर गया। वहां पहरेदार उसका इंतजार कर रहे थे, और दूत खड़े थे, और एडोरस में रहने वाले या आसपास रहने वाले सभी सरदार और सरदार इकट्ठे हुए थे। देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, और ऐसा लगता है कि यह मेरी आखिरी सवारी है, थियोडेन ने कहा। मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरा बेटा थियोड्रेड मारा गया है। मैं अपने बहन बेटे जोमेर को अपना उत्तराधिकारी नामित करता हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी वापस नहीं आता है, तो आप अपनी इच्छानुसार कोई नया स्वामी चुन लें।
लेकिन अब मुझे अपने लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना होगा जो मेरे स्थान पर उन पर शासन करेगा। आप में से कौन रहेगा? कोई आदमी नहीं बोला। क्या कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम तुम ले सको? मेरी प्रजा किस पर भरोसा करती है? योरल के घर में, हब्मा ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, लेकिन जोमेर को मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं वो यहीं रहेगा और वह उस सदन का अंतिम सदस्य है। मैंने जोमा नहीं कहा, हब्मा ने उत्तर दिया, और वह अंतिम नहीं है। जोमुंड की बेटी जोविन है, जो उसकी बहन है। वह निडर और उच्च हृदय वाली है। सभी उसे प्यार करते हैं। जब तक हम चले जाते हैं, उसे योलिंगस का स्वामी बना रहने दो। ऐसा ही होगा, थियोडेन ने कहा। हिरल्स को लोगों को ये घोषणा करने दो कि लेडी जोविन उनका नेतृत्व करेगी। फिर राजा अपने दरवाजे के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और जोविन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे एक तलवार और एक सुंदर कवच प्राप्त किया। अलविदा बहन बेटी, उसने कहा। घड़ी अंधेरी हो चुकी है, फिर भी शायद हम गोल्डन हॉल में वापस आ जाएं। लेकिन डनहेरों में लोग लंबे समय तक अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर लड़ाई बुरी हुई तो जो बचेंगे वे सब यहीं आएंगे। ऐसा मत बोलो, उसने जवाब दिया। तुम्हारे लौटने तक जो दिन गुजरेंगे उसके लिए मुझे 1 साल तक सहना पड़ेगा। लेकिन जब वह बोल रही थी तो उसकी नज़र आरागोर्न पर गई जो पास ही खड़ा था। राजा फिर आएगा, उसने कहा। डरो मत, हमारा विनाश पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में ही होगा। राजा अब गैंडाल्फ के साथ सीढ़ियों से नीचे चला गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। गेट की ओर जाते समय आरागोर्न ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के सिर पर घर के दरवाजे के सामने अकेली जोविन खड़ी थी। तलवार उसके सामने सीधी रखी हुई थी और उसके हाथ मूठ पर रखे हुए थे। वह अब कवच पहने हुए थी और धूप में चांदी की तरह चमक रही थी। गिमली लेगोलास के साथ चल पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी कंधे पर थी। अच्छा, आखिरकार हम चल पड़े, उसने कहा। मनुष्यों को काम करने से पहले बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों में बेचैन है। हालांकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये रोहिरिम जब इसके पास आते हैं तो वे बेबस हो जाते हैं। फिर भी यह युद्ध मेरे अनुकूल नहीं है। मैं युद्ध में कैसे आऊं? काश मैं चल पाता और गैंडाल्फ के काठी के धनुष पर बोरी की तरह टकराता नहीं। मुझे लगता है कि यह कई सीटों से ज्यादा सुरक्षित है, लेगोलास ने कहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब मारपीट शुरू होगी तो गैंडाल्फ या शैडोफैक्स खुद आपको खुशी खुशी नीचे बिठा देंगे। कुल्हाड़ी सवार के लिए कोई हथियार नहीं है और बोना कोई घुड़सवार नहीं है। मैं तो ओर्क गर्दन काटूंगा, मनुष्यों की खोपड़ी नहीं काटूंगा, गिमली ने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ थपथपाते हुए कहा। गेट पर उन्हें बहुत सारे बूढ़े और जवान लोग मिले जो काठी पर तैयार खड़े थे। वहां 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे। उनके भाले उछलती हुई लकड़ी की तरह थे। जब थियोडेन बाहर आया तो वे जोर से और खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने राजा के घोड़े स्नोमैन को तैयार रखा और कुछ ने अरागोर्न और लेगोलास के घोड़ों को। गिमली बेचैनी से खड़ा था, भौहें सिकोड़ रहा था, लेकिन जोमा अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए उसके पास आया। जय हो, गिमली ग्लूइन के बेटे, वह चिल्लाया। तुम्हारे वादे के मुताबिक मुझे तुम्हारी छड़ी के नीचे कोमल भाषण सीखने का समय नहीं मिला। लेकिन क्या हमें अपना झगड़ा अलग नहीं करना चाहिए? कम से कम मैं फिर से जंगल की महिला के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। गिमली ने कहा, मैं कुछ समय के लिए अपना क्रोध भूल जाऊंगा, जोमुंड के पुत्र जोमेर, लेकिन यदि कभी तुम्हें लेडी गैलाड्रियल को अपनी आंखों से देखने का मौका मिले तो तुम उसे सबसे सुंदर महिला मानना, अन्यथा हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ठीक है, जोमा ने कहा, लेकिन तब तक मुझे माफ कर दीजिए और माफी के तौर पर मेरे साथ सवारी कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। गैंडाल्फ मार्क के भगवान के साथ सबसे आगे होगा, लेकिन फायरफुट, मेरा घोड़ा, हम दोनों को ले जाएगा, अगर आप चाहें तो। गिमली ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं खुशी से आपके साथ चलूंगा, अगर मेरा साथी लेगोलास हमारे साथ सवारी कर सके। ऐसा ही होगा, जोमा ने कहा। लेगोलास मेरे बाईं ओर है और अरागोर्न मेरे दाईं ओर है,
और कोई भी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। शैडोफैक्स कहाँ है? गैंडाल्फ ने पूछा। घास पर बेतहाशा भाग रहा है, उन्होंने जवाब दिया। वो किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो वहां से दूर घाट के किनारे चला जाता है, विलों के बीच छाया की तरह। गैंडाल्फ ने सीटी बजाए और घोड़े का नाम जोर से पुकारा, और दूर जाकर उसने अपना सिर हिलाया और हिनहिनाया, और मुड़कर तीर की तरह मेजबान की ओर तेजी से बढ़ा। यदि पश्चिमी हवा का झोंका किसी दृश्यमान शरीर को ले जाए, तो भी वह ऐसा ही दिखाई देगा, जोमेर ने कहा, और बड़ा घोड़ा दौड़ता हुआ जादूगर के सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि उपहार पहले ही दे दिया गया है, थियोडेन ने कहा। लेकिन सब लोग सुनो, अब मैं अपने अतिथि का नाम गैंडाल्फ ग्रेहेम बताता हूँ, जो सलाहकारों में सबसे बुद्धिमान है, वह घुमकड़ों में सबसे स्वागत योग्य है, मार्ग का स्वामी है, हमारे परिवार के रहने तक इरलिंगस का सरदार है, और मैं उसे घोड़ों का राजकुमार शैडोफैक्स देता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थियोडेन राजा, गैंडाल्फ ने कहा। फिर अचानक उसने अपना ग्रे लबादा फेंक दिया, अपनी टोपी एक तरफ रख दी, और घोड़े पर चढ़ गया। उसने न तो हेलमेट पहना था और न ही कवच। उसके बर्फीले बाल हवा में खुले उड़ रहे थे, उसके सफ़ेद वस्त्र धूप में चमक रहे थे। देखो, सफ़ेद सवार, आरागोर्न चिल्लाया, और सभी ने शब्द सीख लिए। हमारे राजा और सफ़ेद सवार, वे चिल्लाए। आगे आओ इरलिंगस। तुरही बज उठी। घोड़े पीछे हटे और हिनहिनाने लगे। भाले टकराने लगे ढाल। फिर राजा ने अपना हाथ उठाया, और अचानक तेज हवा के झोंके की तरह रोहन की आखिरी सेना पश्चिम की ओर गरजती हुई चली गई। मैदान के उस पार जोविन ने उनके भालों की चमक देखी, जबकि वह चुपचाप घर के दरवाजे के सामने अकेली खड़ी थी।